वेलकम बैक। वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अभी मैंने आपको 15 मिनट्स का ब्रेक दिया था। मैंने आपको एक 15 मिनट्स का ब्रेक दिया था, ठीक है? ओके, चलिए। तो आई थिंक आप सभी रिफ्रेश हो गए होंगे। गुड आफ्टरनून विष्णु, अक्षिता गुड आफ्टरनून, सत्य गुड आफ्टरनून। वेरी गुड बेटा। चलिए बेटा, कल अपन पढ़ रहे थे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में मैंने आपको कहा था कि हमें केवल कौन सा इंश्योरेंस पढ़ना है? हमें केवल बिजनेस इंश्योरेंस पढ़ना है। और बिजनेस इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं? बिजनेस इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट, लॉस ऑफ stock policy. First type is loss of stock policy, and second is loss of profit policy. Loss of stock policy and loss of प्रॉफिट पॉलिसी। हमें केवल इन दो पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ना है और इनका क्लेम निकालना सीखना है। एक सेकेंड। हाँ जी, हेलो। मैंने आपको कल भी पूछा था कि आप ग्रुप में ऐड हैं क्या? लिंक की जरूरत नहीं है, आप ऐप पे जाइए, आपको टेस्ट मिल जाएगा। ऐप में आप किसी बैच में ऐड है क्या? तो उस बैच में जाकर उस बैच में एक टेस्ट का ऑप्शन आता है, वहां टेस्ट में जाइए, आपको टेस्ट मिल जाएगा। नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक, मान लीजिए आपकी अपनी शॉप है। मान लीजिए आपकी अपनी शॉप है। उस शॉप पे, या मेरी शॉप, मान लीजिए आपकी क्यों, मेरी शॉप, मान लीजिए मेरी शॉप पे आग लग गई। ठीक है, हम प्रैक्टिकली सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने मेरी शॉप पे जो गुड्स पड़ा था उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था और मेरी शॉप पे आग लग गई और वो सारा गुड्स जल के क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो फिर क्या मुझे क्लेम मिलेगा? क्या मुझे इंश्योरेंस का क्लेम मिलना चाहिए? सबसे पहले मुझे सिचुएशन टू सिचुएशन समझाएंगे। मुझे सिचुएशन टू सिचुएशन समझाइए। मुझे सिचुएशन टू सिचुएशन समझाइए। बताइए, क्या आपको क्लेम, मुझे क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जवाब देते जाए मेरे साथ साथ, तो प्रैक्टिकली हमारे पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा, फिर हम सारी चीजों को समराइज कर लेंगे। सबसे पहले बताइए, क्या मुझे क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्लेम के लिए मुझे इंश्योरेंस वालों को फोन किया होगा कि मेरी शॉप में आग लग गई। वो आए होंगे, उन्होंने पूरा सर्वे किया होगा और सर्वे करने के बाद
अपनी रिपोर्ट अपनी कंपनी में सबमिट करवा दी होगी, जो सर्वे के ऑफिसर आए थे, ठीक है, और उन ऑफिसर्स ने कहा सब कुछ सही है, क्लेम दे देना चाहिए। अब उनका जो क्लेम पास करने वाला ऑफिसर है वो ऑफिसर मुझे बुलाता है, और मुझे बुलाने के बाद फाइनल ऑफिसर, ठीक है, वो फाइनल ऑफिसर मुझे बुलाता है और बुला के ये कहता है कि साहब अब आप ये बताइए कि आपको क्लेम कितने का दे, क्या हुआ था। उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा मेरे से, उस ऑफिसर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, जो मेरा फाइनल क्लेम पास करने वाला ऑफिसर है उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा। कैसे लगी थी आग, कैसे लगी थी, नहीं बेटा, ये क्वेश्चन उन सर्वे करने वाले ऑफिसर्स ने पूछ लिया होगा। जो ऑफिसर्स मेरे यहां सर्वे करने आए थे उन ऑफिसर्स ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि आग कैसे लगी है। मैंने उन्हें बताया होगा शॉर्ट सर्किट से लगी है, उन्होंने चेक कर लिया होगा, वो सारे काम तो वो कर चुके होंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकली वहां पे कितना गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, वेरी गुड, परफेक्ट, सत्य, एकदम सही क्वेश्चन है। वो पूछेगा कि साहब आपका लॉस या आपका नुकसान कितना हुआ है, हमें तो ये बता दीजिए आपका नुकसान कितना हुआ है। अब हम उसे ये कैसे बताएं, मुझे एक बात बताओ, आपने बहुत सारी शॉप देखी है, क्या शॉप वाले को एग्जैक्टली पता होता है क्या आग लगने वाले दिन कि उसकी शॉप में कितने रुपए का सामान है। क्या जब किसी की शॉप में आग लगती है, अचानक से लगती है, तो क्या उस टाइम एग्जैक्टली उसे पता होता है क्या कि उसकी शॉप में कितने रुपए का सामान है। नहीं पता होता। मेरी शॉप में कितने रुपए का सामान है ये मुझे कैसे पता चलता है, मेरी शॉप में कितने रुपए का सामान है ये मुझे कैसे पता चलता है। ये पता लगाने के लिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ होता है, हाँ लमसम, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, अब वो तो डेटा मांगेगा ना, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो तो आपसे डेटा मांगेगी। अब उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। अब समस्या हो गई बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट आप ईयर के बीच में बना ही नहीं सकते। ट्रेडिंग अकाउंट आप ईयर के बीच में नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो फाइनल अकाउंट होता है, ईयर के एंड में बनाना पड़ता है। यह भी समस्या हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी को कैसे बना के दे, वो तो कहेगी हमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो जिससे हमें यह पता चले कि क्लोजिंग स्टॉक, आग लगी उस वक्त आपकी शॉप में कितना सामान था, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और यह पता तब लगेगा। सर स्टॉक अकाउंट बना सकते बेटा, स्टॉक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ही होता है। आज तक स्टॉक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से ही पता चलता है। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा स्टॉक अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल, तो क्लोजिंग बच जाता है। स्टॉक अकाउंट में आप क्या लिखते हो, कितना माल था, कितना परचेज किया, माइनस कितना सेल कर दिया, तो क्लोजिंग। यही चीज तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट तो ईयर एंड पे बनाते हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना के देंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी को बना के देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, हम इंश्योरेंस कंपनी को बना के देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
सर ये तो समस्या है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी अकाउंट के पहले मेमोरेंडम वर्ड क्यों लगाते हैं? किसी भी अकाउंट के पहले मेमोरेंडम वर्ड क्यों लगाते हैं? किसी भी अकाउंट के पहले मेमोरेंडम, क्योंकि ये एक रफली अकाउंट होता है, क्योंकि ये एक रफ अकाउंट होता है, ये एक रफ अकाउंट होता है, केवल किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है और वो पर्पज सोल्व होते ही हमारा काम हो जाता है, तो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब चलो एक बात बताओ, मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूं, सोच के देखना, मुझे ध्यान से बताना। ओपनिंग स्टॉक आपको पता होगा, परचेज भी आपको पता होगी, सेल भी आपको, कब तक का बना रहे हैं ये बनाएंगे अप टू डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी थी उस दिन तक का। और कब से बनाएंगे? जब से करंट ईयर स्टार्ट हुआ था, तो करंट ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक का। सेल भी आपको पता होगी। अब हमेशा तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता है, आप क्लोजिंग स्टॉक को काउंट कर लेते हो और फिर यहां लिख देते हो ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही बनाते हो ना ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक पता होता है, परचेज पता होती है, सेल पता होता है, क्लोजिंग स्टॉक काउंट कर लेते हैं, तो हमारे पास जीपी आ जाता है। आज तक ऐसे ही आया ना जीपी, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनाया होगा शायद आपने हमेशा। ओपनिंग पता है, परचेज पता है, सेल पता है, क्लोजिंग पता है, जीपी लिख दिया। लेकिन यहां पे समस्या क्या है बेटा? मैं पहले आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, फिर हम पूरे को समराइज कर लेंगे। अब ना तो क्लोजिंग स्टॉक पता है और ना ही जीपी पता है। क्लोजिंग स्टॉक तो बेटा अब पता लगा भी नहीं सकते। क्लोजिंग स्टॉक का तो अब आप पता लगा भी नहीं सकते। क्यों पता नहीं लगा सकते इस क्लोजिंग स्टॉक का? इस क्लोजिंग स्टॉक का इसलिए पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये फायर में डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसका तो पता लगा भी नहीं सकते। इसका मतलब आपको किस चीज का पता लगाना पड़ेगा? आपको पता लगाना पड़ेगा जीपी का, ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगाना पड़ेगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट का पता कैसे लगाएं? मैंने कहा बेटा अगर आपको सेल पता है, तो अगर आप अपनी सेल को मल्टीप्लाई कर दें ग्रॉस प्रॉफिट रेट से, अगर आप अपनी सेल को मल्टीप्लाई कर दें ग्रॉस प्रॉफिट रेट से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। क्लियर है सभी को इतनी बात? क्या हम निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट पता हो। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट की रेट के लिए दो चीजें, या तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो बहुत ही बढ़िया, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उसकी डिटेल दे रखी होगी। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेज इतना है, सेल इतना है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, सब। पहले तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उससे जीपी रेट निकालो और वो जीपी रेट यहां पे लगा दो।
डन। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। स्टेप नंबर 1 इज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। चलिए साहब, बस काम हो गया, इतना ही है, चैप्टर खत्म। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने कहा ऐसे ही होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप क्या होगी? आपको लिखने की जरूरत नहीं है, शीट मिल जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। आज आपको शीट मिल जाएगी, उसमें सब कुछ लिखा होगा, केवल मेरे साथ समझते रहिए, केवल और केवल समझना आपका काम है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। पिछले साल की जीपी रेट निकालिए। ये या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर प्रिपेयर लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड फाइंड आउट। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए और फाइंड आउट कर लीजिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में आपको पता लगाना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। चलिए साहब, कैसे निकालें इसे? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये क्या होगा? बिफोर फायर, आग लगने से पहला। अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं समझाने वाली बात, प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम करंट ईयर बिगिनिंग। कब से बनाएंगे? जिस साल आग लगी है उस साल के पहले दिन से। कब तक बनाएंगे? अप टू द डेट ऑफ फायर, फायर तक। जीपी रेट कैलकुलेटेड अबव will be used to find gross profit and closing stock is calculated as बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकाल लेंगे? बैलेंसिंग फिगर में। तो मैंने आपको सारी बात बता दी कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, कब से कब तक का बनाओगे? करंट ईयर के बिगिनिंग से लेके आग लगने वाले दिन तक का बनाओगे। ठीक है साहब, जो जीपी रेट आपको बताई हुई है या आपने निकाली है, उस जीपी रेट को सेल से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, और एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। वही क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होगा?
वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब बेटा मुझे यह पता चल गया कि आग लगने वाले दिन मेरी शॉप में कितना सामान पड़ा था। अब एक बात बताओ, ये कैसे पता, अभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो एक बात बताओ, एक बात ये पता चल गई कि आग लगने वाले दिन मेरे पास कितना गुड्स पड़ा था। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने गुड्स का नुकसान हो गया? आपको ये पता है कि आपके पास कितना गुड्स था, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने गुड्स का नुकसान हो गया? जल्दी से बताइए। भाई आपको कहा जाए, मैं कहूं कि आग लगने से पहले मेरे पास 3 मार्कर थे, आग लगने से पहले 3 मार्कर थे, आग लगने के बाद एक मार्कर बचा है, आग लगने के बाद एक मार्कर बचा है, तो जो बचा है उसको माइनस कर दो। 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 कहता है कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक की वैल्यू बताइए। तो लॉस ऑफ स्टॉक की वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा? मैं कहूंगा सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो हमने अभी अभी निकाला है स्टेप नंबर 2 में, कितने का माल आपके पास पड़ा था उसमें से माइनस कर दीजिए। बेटा जो माल बच जाता है उसको क्या नाम देते हैं? ध्यान से सुनना, उसको नाम देते हैं साल्वेज्ड गुड्स, उसको नाम दिया जाता है साल्वेज्ड गुड्स। तो कितने रुपए का माल बच गया वो लिख दीजिए। जो माल बच गया उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। साल्वेज 2 तरह का हो सकता है, एक तो गुड कंडीशन और एक डैमेज्ड कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में अगर केवल साल्वेज बताया हुआ है क्वेश्चन में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं एक मार्कर तो एकदम बढ़िया से बच गया और एक मार्कर का केवल थोड़ा सा हिस्सा बच गया और उस हिस्से की वह रेट है 2 रुपए, तो ठीक है, टोटल वैल्यू जितनी भी है साल्वेज की, गुड्स और डैमेज सारी वैल्यू मिला के जितने का साल्वेज बचा है वो मेरा आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। तो पहली 3 स्टेप, पहली 3 स्टेप से मेरा पहला आंसर पूरा हो गया बेटा। मैंने उसके क्वेश्चन का जवाब दे दिया। उसने मुझसे पूछा था कितने का नुकसान हुआ, मैंने उसे बता दिया साहब इतने का नुकसान हुआ। और इन सब चीजों के अकाउंट है मेरे पास, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से वैल्यू निकाली, वैल्यू में से साल्वेज माइनस करके दिखाया और उसे मैंने दिखा दिया इतने रुपए का नुकसान हुआ है। क्लियर? क्या पहली 3 स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए। 3 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है तो केवल एक स्टेप बचता है और उसके बाद हमारा पहला मेथड खत्म और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं, फास्ट, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप तो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इतनी बात को तो मैं हटा देता हूं। स्टेप नंबर 4, एक
बात बताएं बेटा, एक बात बताएं, लॉस हुआ है 1,000 रुपए का और पॉलिसी थी 500 रुपए की। लॉस हुआ है 1,000 रुपए का, पॉलिसी 500 रुपए की, तो क्लेम कितने का मिलेगा? लॉस हुआ है 1,000 रुपए का, पॉलिसी थी 500 रुपए की, तो क्लेम कितना मिलेगा? 1,000 या 500? 500 मिलेगा, वेरी गुड। ठीक है, लॉस हुआ है 1,000 का, पॉलिसी थी 1,500 की, क्लेम कितना मिलेगा? हाँ सही है सबका आंसर, 500। लॉस हुआ है 1,000, पॉलिसी थी 1,500, क्लेम कितना मिलेगा? 1,000। अब मैं इसको और ज्यादा डिटेल में बताता हूं आपको, फिर हम स्टेप 4 में आएंगे, और ज्यादा डिटेल से समझाता हूं। ठीक है, एग्जांपल्स मेरे साथ। सबसे पहले मेरे पास स्टॉक था, फिर मेरा लॉस हुआ, सॉरी उस स्टॉक के लिए मैंने पॉलिसी ली थी, क्योंकि पॉलिसी तो आग लगने से पहले ही ले ली थी। फिर मेरा लॉस हुआ और फिर मुझे क्लेम मिलना चाहिए। अब आएगा ज्यादा मजा। ठीक है, सबसे पहले मैं बड़ा आराम से पूछता हूं, स्टॉक था 100 रुपए का, 100 रुपए के स्टॉक के लिए पॉलिसी भी ली थी 100 रुपए की, और लॉस भी हो गया, सारा का सारा माल जल गया, कुछ नहीं बचा, 100 का लॉस हो गया, तो क्लेम कितना मिलेगा? क्लेम कितना मिलेगा? दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले 100 रुपए का स्टॉक पड़ा था, उसके लिए 100 रुपए की पॉलिसी ली थी, 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो क्लेम भी मिलेगा 100 का। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, मजा आ गया मेरे को, है ना? चलिए, अपनी बढ़ाई के आपकी ऐसे बोलते हैं आप खुश हो जाते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, स्टॉक था 100 रुपए का, पॉलिसी भी ले ली 100 रुपए की, और लॉस हो गया 50 रुपए का, तो क्लेम कितना मिलेगा? स्टॉक था 100 रुपए, पॉलिसी 100 रुपए, लॉस हो गया 50 रुपए, तो क्लेम कितना मिलेगा? 50 रुपए। वेरी गुड, गजब। चलिए, स्टॉक था 200 रुपए, सॉरी स्टॉक था 100 रुपए, पॉलिसी ले रखी थी 200 रुपए, लॉस हो गया 50 रुपए, तो क्लेम कितना मिलेगा? स्टॉक था 100 रुपए का, पॉलिसी ज्यादा की करवा ली, लॉस हो गया 50 रुपए का, तो क्लेम कितना मिलेगा? 50 रुपए। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4th पॉइंट, बेटा स्टॉक था 100 रुपए का, पॉलिसी ली थी 50 रुपए की, और लॉस हुआ 50 रुपए का। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, स्टॉक था 100 रुपए का, पॉलिसी ली है 50 रुपए की, और लॉस हुआ है 50 रुपए का, क्लेम कितना मिलेगा? अब आएगा सही जवाब। 50 50 50, ध्यान से, मैंने कहा 50 और ये गलत है, और ये 50 गलत है। मैं तो माहौल तैयार कर रहा था, मुझे पता था आप यहां आके गलती करोगे। ये गलत है। क्यों गलत है? ध्यान दीजिए बेटा, क्यों गलत है? ऐसा समझिए, मान लीजिए मेरे पास 4 मार्कर है मेरी शॉप पे, मेरी शॉप पे ये 4 मार्कर रखे हैं, ठीक है, और इन चारों की वैल्यू मिला के 100 रुपए है। इन चारों मार्कर की वैल्यू मिला के 100 रुपए है।
अब मैंने 50 रुपए का इंश्योरेंस कराया, इसका मतलब मैंने कितने मार्कर का इंश्योरेंस कराया है? मैंने 100 रुपए के 4 मार्कर हैं और मैंने इंश्योरेंस कितने रुपए का कराया है? 50 रुपए का। मतलब मैंने कितने मार्कर का इंश्योरेंस कराया होगा? 2 का कराया होगा। मतलब मैंने आधे माल का इंश्योरेंस कराया है। ठीक है, चलो अब मेरी शॉप में आग लग गई और मेरी शॉप में आग लगने के बाद मेरे 2 मार्कर जल गए। मेरी शॉप में आग लगने के बाद मेरे 2 मार्कर जल गए। अब इंश्योरेंस वाले सर्वे करने आए होंगे, इंश्योरेंस वाले सर्वे करने आए होंगे। तो जब वो सर्वे करने आए तो उन्होंने सबसे पहले पूछा आग लगते वक्त कितना स्टॉक था? मैंने कहा 100 रुपए का, मतलब 4 मार्कर थे। बोले पॉलिसी कितने की कराई थी? मैंने कहा 2 की कराई थी। वो कहते हैं कितने जले? मैंने कहा 2। वो कहते हैं कौन से जले? मैंने कहा जिसका इंश्योरेंस कराया था। वो कहता है नहीं आप झूठ बोल रहे हो, वो वाले जले हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया था। क्या मेरे पास प्रूफ है क्या कि वही वाले जले हैं जिसका इंश्योरेंस कराया था? क्या उनके पास प्रूफ है क्या कि वही वाले जले हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया था? अगर बेटा ये कोई इंसान होता ना तो प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ लगे हुए होते हैं, ये वही आदमी है जो मरा है। आपने कभी काउज देखी है? आपने कभी काउज देखी है? वो काउज जिसके गले में, सॉरी जिसके कान पे एक प्लास्टिक का लॉकेट लगा हुआ होता है, येलो कलर का। कोई काऊ देखी है जिसके गले पे एक प्लास्टिक का लॉकेट लगा होता है येलो कलर का? उस गाय का, उस काऊ का इंश्योरेंस हो रखा होता है। तो कल को जब उसकी डेथ होती है तो पता चल जाता है कि ये वही गाय थी जिसका इंश्योरेंस हो रखा था। लेकिन बेटा गुड्स का जब इंश्योरेंस कराते हैं ना तो उस पे कोई स्टिकर लगा के नहीं जाते, क्योंकि शॉप पे गुड्स आता रहता है और गुड्स जाता रहता है। तो अब दोनों जने लड़ेंगे। सेलर कहेगा वो वाले 2 जले हैं, सेलर कहेगा वो वाले 2 जले हैं जिनका इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी वो वाले 2 जले हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। लास्ट में लड़ाई का सेटलमेंट कैसे होगा? लास्ट में लड़ाई का सेटलमेंट कैसे होगा? एवरेज। लड़ाई का सेटलमेंट कैसे होगा? एवरेज सेटलमेंट होगा। कैसे होगा एवरेज? बोलेंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक। हुआ क्या? बोले 50 रुपए की पॉलिसी ली थी 100 रुपए के माल के लिए। मतलब आपको 50 रुपए कब मिलते? जब ये चारों मार्कर जल जाते। मल्टीप्लाइड बाय आपका नुकसान कितने का हुआ है? 50 का। तो आपको क्लेम कितने का मिलेगा? 25। मतलब जितना परसेंट आपने पॉलिसी ली है उतना ही परसेंट आपको क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। जितना परसेंट आपने पॉलिसी ली है उतना ही परसेंट आपको क्लेम मिलेगा। आपने 50 रुपए की पॉलिसी ली थी 100 रुपए के सामान के लिए, तो अगर आपका 50 का नुकसान होता है, आप क्या कह रहे हैं? 100 रुपए का गुड्स, पॉलिसी 50 की, मतलब आधा रिस्क तो इंश्योरेंस कंपनी का और आधा रिस्क हमारा। तो भैया जब नुकसान होगा ना तो भी इंश्योरेंस कंपनी आधा ही बियर करेगी, आधा नुकसान आप बियर करेंगे। क्लियर? सभी को समझ में आ गया क्या बेटा? जल्दी से बता दीजिए मुझे। अगर समझ में आ गया हो तो हम इसको थ्योरी बनाएं, समझ में आ गया हो तो हम इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी में लिखें। कैसे लिखें? एक बात नोटिस करो, देखो चेक करना, इन तीनों ही केस में क्या एवरेज लगाया? क्या हमने नहीं लगाया?
इन पहले वाले तीनों केस में हमने एवरेज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट या तो स्टॉक के बराबर था या स्टॉक से ज्यादा था। तो अगर स्टॉक के बराबर है या स्टॉक से ज्यादा है तो आपको एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है। जितने रुपए का नुकसान, देखो यहां 100 का नुकसान हुआ तो 100 मिल गए, 50 का नुकसान हुआ तो 50 मिल गए, 50 का नुकसान हुआ तो 50 मिल गए। ठीक है बेटा। लेकिन जब पॉलिसी का अमाउंट स्टॉक के अमाउंट से कम होता है तो फिर क्लेम जो मिलता है ना वो एवरेज के हिसाब से मिलता है। तो इसे बोलते हैं एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज कब अप्लीकेबल होता है? जब पॉलिसी का अमाउंट स्टॉक के अमाउंट से कम होता है। स्टॉक कौन सा? जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला होता है। इसलिए मैं कह रहा था स्टेप नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इस बात को लिखता हूं, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ शीट पे लिखा लिखाया मिलेगा। चलिए इसमें 2 पॉइंट। पहला पॉइंट मैं लिखता हूं इफ एवरेज क्लोज, आपको वैसे लिखना हो तो लिख सकते हैं, हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। अब बात बाद में करना चिराग, चिराग अब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इफ एवरेज क्लोज इज, इफ एवरेज क्लोज इज नॉट एप्लीकेबल, हाँ ये है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लेम कितना मिलेगा? तो ये कहता है इफ एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं हो, क्यों एप्लीकेबल नहीं हो? क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज more than equal to value of stock on the date of file। ये कहता है कि पॉलिसी का अमाउंट मोर देन इक्वल टू हो वैल्यू ऑफ स्टॉक के, तो एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल नहीं होगा। Then loss of stock is the amount of claim। तो इस केस में जितना लॉस हुआ है उतना ही आपको क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट तो उसके बराबर या उससे ज्यादा है। पॉलिसी का अमाउंट तो उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, तो आपको जितने का भी नुकसान हुआ है उतने रुपए का क्लेम मिल जाएगा। आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर बी, फिर ये कहता है इफ एवरेज क्लोज इज एप्लीकेबल। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो रहा है, एप्लीकेबल होने का मतलब क्यों एप्लीकेबल होगा? बिकॉज अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ fire, then amount of claim
is calculated as follows। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date of fire multiplied by loss of stock। ये लीजिए, ये आपकी 4 स्टेप है बेटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 4 स्टेप से पूरा ना हो। जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे इन 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? सभी को क्लियर है क्या? पक्का? सभी मुझे अब दोबारा से जवाब दे दे फटाफट से। सभी को क्लियर है? चलिए, यस सर। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलिए बाय बाय। सीट आपको आज मिल जाएगी, कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलिए बाय बाय।